इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिस्पायरेशन इन प्लांट. As you know that what is the respiration? Respiration mainly occur in animals and plants also. So respiration release of energy in the form of ATP by the oxidation of various organic substance molecule produced in photosynthesis for cellular use. इसी को हम बोले respiration. Respiration मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनका ऑक्सीडेशन होता है जिससे एटीपी जो एनर्जी का काम करता है हमारे बॉडी में या प्लांट्स के बॉडी में, वो रिलीज होता है फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटीज. सो मेनली रिस्पायरेशन इन प्लांट से टू टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है. जैसे कि आप जानते हैं स्टोमेटा क्या है. लेंटिक्यूल के थ्रू होता है, जानते हो. एंड जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. लेंटिक्यूल मतलब उड़ी जो प्लांट्स होते हैं उनमें, और जनरल बॉडी सरफेस जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया. एंड इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, जिसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं. इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस इनसाइड द सेल. जो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, उनका जो ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर होता है, इसीलिए हम इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का होगा, फिर फैट का होगा, फिर प्रोटीन्स का होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का में एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है इन कंपेरिजन टू द फैट. थर्ड, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन क्या होता है? नॉर्मल टाइप रिस्पायरेशन इसे बोलते हैं. फ्लोटिंग रिस्पायरेशन या नॉर्मल टाइप रिस्पायरेशन, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का ही ऑक्सीडेशन होता है. अब टाइप अब रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है? मेनली जो रिस्पायरेशन होता है ये एरोबिक रिस्पायरेशन, एनरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन present या absent respiration are two type, anaerobic and aerobic. and aerobic respiration में क्या होता है? इंटरमालिकुलर रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है. इंटर मतलब सेल के अंदर. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि आप जानते हो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा तो एटीपी का सिंथेसिस होगा by this pathway, glycolysis. Complete oxidation of glucose release energy in the form of ATP by catabolic process. As you know that what is catabolic and anabolic. catabolic मतलब ब्रेक डाउन, एनाबोलिक मतलब फिर से उसका फॉर्मेशन होना. जैसे इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. इसमें CO2 6 मालिक्यूल एंड 6 मालिक्यूल वाटर बनता है. इसी को बोलते हैं हम काटाबोलिक. 180 ग्राम ग्लूकोज रहेगा है तो 192 ग्राम ऑक्सीजन है, जिससे रिलीज क्या होगा? 6 मालिक्यूल CO2 जिसमें 264 ग्राम है, 6 मालिक्यूल वाटर 108 ग्राम है, प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिला हमको. इसी को बोलते हैं काटाबोलिक. अब एनाबोलिक इसका जस्ट रिवर्स्ड, CO2 प्लस वाटर दोनों को मिला के ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बनने की प्रक्रिया को एनाबोलिक बोलते हैं. अब एक मालिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 1.46 ग्राम एटीपी बनता है. अब एरोबिक रिस्पायरेशन में जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, जिसे को TCA बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो गया जिसे हम EMP या ग्लाइकोलाइटिक साइकिल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या आ गया. इसका डिस्कस हम इन डिटेल्स में करेंगे. एनरोबिक रिस्पायरेशन
एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब कि इन absence ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन absence ऑफ ऑक्सीजन। इसका नाम किसने दिया था? कोस्टिचे ने इसका नाम दिया था। इसमें क्या होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज जो होता है, 92 ग्राम ग्लूकोज से 92 ग्राम एथिल एल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 88 ग्राम एंड प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें रिलीज होता है। फर्मेंटेशन, इट इज़ एनाबोलिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एल्कोहल। इसे आप जानते हो, जैसे ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होगा तो वो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली इट अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट एंड बैक्टीरिया। हमेशा जो फर्मेंटेशन होता है ईस्ट या बैक्टीरिया की उपस्थिति में ही होता है। अब रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन 3:1, मतलब एरोबिक में 6 CO2 बनता है, एनारोबिक में 2, तो इसका रेशियो होगा 3:1। पोस्चर इफेक्ट क्या कहता है? इफ ऑक्सीजन इंक्रीज तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीजन हम बढ़ा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन रिस्पायरेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, एट लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम इनएक्टिव, सो रिड्यूस रेट ऑफ रिस्पायरेशन। एट लो टेम्परेचर में क्या होगा, एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे रिस्पायरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। फिर उससे क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका स्टोरेज बढ़ जाएगा। मेनली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो 36 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन। अगर लाइट को हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ द रिस्पायरेशन भी बढ़ जाएगा, और उसको घटा दें तो ये भी घट जाएगा, मतलब इसके जस्ट प्रोपोर्शन होता है। हार्मोन्स ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सीजन एंड एथिलीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो रिस्पायरेशन की मात्रा कम हो जाएगा। थैंक यू।